हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम की तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज हम अपने टी10 सीरीज में जीएसटी का जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो आने वाले फर्दर हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें वन शॉट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जीएसटी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा जो कंटेंट है वो कवर कराऊं, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑब्वियसली शुरुआत हमें करनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जीएसटी का बेस क्या है, इसमें थ्योरी कंटेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशन कैसे होती है जीएसटी की, वो हम सीखेंगे। और एज पार्ट ऑफ थ्योरी कंसर्न एमटीपी में भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 6 नहीं ज्यादा का, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही आया थ्योरी के रूप में। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है और आने वाले फर्दर चैप्टर्स के लिए एक बेस भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सो एज पार्ट ऑफ टैक्सेशन ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हमारा टैक्स है मेजरली आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये हमारा एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल चार्ज है, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं उनके आधार पर, बराबर। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो डिफरेंस आता है उसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर डायरेक्ट टैक्स को अगर हम कैटेगराइज करें एग्जांपल के हिसाब से, तो इनकम टैक्स उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जिसकी इनकम है, जिसका सोर्स है, उसी के ऊपर टैक्स लगाया गया है और उसी को वो पे करना है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है वो उसका बर्डन दूसरे वाले पर शिफ्ट कर लेता है। जैसे जीएसटी में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो टैक्स है वो किसको देना होगा, दुकानदार को देना होगा, शॉपकीपर को देना होगा, लेकिन वो आपकी कमोडिटी के प्राइस में ऐड कर कर ऑब्वियसली आप पर उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है। तो ये दोनों, और ऑब्वियसली यही दोनों हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है, इनकम टैक्स का और जीएसटी का जो हम बात कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर सबसे पहली बात जीएसटी की जो कहानी है उसकी अगर हम देखें तो इतना हम जानते हैं, पहले सुन लीजिएगा, सुनने के लिए बस काफी है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारी जिंदगी में आया, एक नया पूरा का पूरा सिस्टम जो है जीएसटी का लागू हुआ। उससे पहले एक्साइज ड्यूटी और वैट का कॉम्बिनेशन जो है कमोडिटीज के ऊपर लगाया जाता था। ओके भाई, जो भी सीधी सी बात है, कमोडिटी होगी उस पर एक तरह से प्रोडक्शन का टैक्स वो एक्साइज ड्यूटी का होता था, और जो वैट था वो एक सेलिंग वाला पोर्शन सेलिंग के हिसाब से लगता था। एक्साइज ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी, जो वैट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता था। इस तरीके से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था। हालांकि अगर हम बात करें पेट्रोल के केस में, हम बात करें लिकर के केस में, ये सिस्टम आज भी लागू है। जो पुराना कंप्लीट सिस्टम था उसका एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ था कि एक्साइज ड्यूटी तो ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से लगाती है, लेकिन जो वैट है वो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा वैट लगा रखा है, किसी ने कम लगा रखा है। अब मैं जिस स्टेट में रहता हूं वहां पे वैट ज्यादा है, उसके लिए फिर मैं सामान दूसरी स्टेट से खरीद के ला रहा हूं ताकि मेरे को कम पैसा देना पड़े। इस तरीके के बहुत सारे फ्लॉज जो है हमारे जीएसटी के स्ट्रक्चर, सॉरी माफ कीजिएगा, प्री जीएसटी वाली एरा में हुआ करते थे। तो बेहतर यही था कि भैया ऐसा है, ये सारा जो कंफ्यूजन मामला है, इधर आपका वैट ज़्यादा है, इधर कम है, वहाँ पे उस क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, इन सब को दूर करते हैं और पूरी कंट्री का एक ही जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो लेकर आते हैं, एक ही टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। तो सीधी सी बात है, जीएसटी जब लागू हुआ, एक ही नियम टैक्स कलेक्शन का पूरी कंट्री में लागू हुआ। सेंट्रल स्टेट को उसका हिस्सा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को उसका हिस्सा मिलेगा। एक सिंपल सी कंप्यूटेशन अगर हम इसकी देखें तो यहां पर क्या किस तरीके से कंप्यूटेशन होती है वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मान लीजिए कोई सामान बेचा 100 रुपए में, कितने में, 100 रुपीज में, और उस पर मैं मान लेता हूं कि 10% का जीएसटी लगा। हालांकि 10% जीएसटी का रेट नहीं है, मेनली 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्पेशल रेट्स हैं। ये 4 रेट्स है जीएसटी के। कुछ स्पेशल कैटेगरी में 2.5 और 1 भी है, वो आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे। ओके, तो मैं 10% एज्यूम कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है 100 प्लस 10 रुपए के हिसाब से 110 रुपए में वो बी को पड़ा। ओके, तो ये जो ए है, इन्होंने जो प्राइस कलेक्ट करा है दोस्तों, वो कितना है, वो 100 रुपए का है। वो कितना है, 100 रुपए का है, प्लस इसमें जो जीएसटी है जो कि कितना है, 10 रुपए का है, जो कि कितना है, 10 रुपए का। उसके 2 हिस्से हैं।
₹5 और ₹5 50-50 ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के और उसे कहा जाता है CGST, और एक होता है SGST, सीधी सी बात है ये स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। तो अगर कोई भी बोले, आप समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई कहे कि भाई जो GST का रेट है वो 18% है, तो इट इज ऑलवेज 9+9, ये हमेशा कितना होगा, 9+9 होगा। 9 होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका 9 होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें एक नई चीज है IGST की, उसको थोड़ी देर में समझा जाएगा। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस वाली ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो मिस्टर ए है वो ये ₹100 अपने पास रख लेंगे और ₹10 सरकार को GST जमा करा देंगे। उसमें से ₹5 सेंट्रल मोदी जी की हिस्सेदारी हो गई और 5% जो भी स्टेट है उसकी हिस्सेदारी हो गई। बी ने दोस्तों ये वाला सामान जो है वो आगे चल के बेचना चाहा 40% प्रॉफिट पर। किस पर? 40% प्रॉफिट पर। सर इन्होंने कितना पे करा था? 110। कितना पे करा था? 110 पे करा था। यहां पर जो कंप्यूटेशन होगी वो होगी ₹100 प्लस 40% प्रॉफिट। सर ₹10 क्यों नहीं? उसने पे तो GST भी पे करा है। समझिए बात को, उन्होंने बोला कि GST वाला जो अमाउंट है ना 100 + 10 था ना, ये 10 जो है उसको साइड रखो, उसकी कंप्यूटेशन अभी साइड रखिए। आप जो उसका एक्चुअल प्राइस था, एक्चुअल कॉस्ट था, उसी से अपना मार्जिन ऐड करो। अच्छा जी, चलो ठीक है, आपने कर दिया। तो सी को आपने बेचा 140 प्लस वंस अगेन दोबारा से हम इस पे 10% का है GST रेट मान रहे हैं, तो कितना हो गया? ₹14। 10% के हिसाब से ₹154 में ये बेच दिया गया। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहां पर ए ने कितना टैक्स पे करा था? सर ए ने करा था ₹5 प्लस ₹5 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। बी कितना पे करेगा? सर बी जो है ये ₹14 है तो 7 + 7 पे करेगा, CGST SGST। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है, सरकार क्या बेनिफिट देती है GST में, ये देखिए, ये ₹10 सरकार ने मना कर दिए थे कि भाई कॉस्ट में मत जोड़ना, कॉस्ट में इसको मत जोड़ना। क्यों मत जोड़ना? आप एक काम करिए बी साहब, बात सुनिए, आपने ये ₹14 कलेक्ट करे, हाँ जी सर, ये ₹7 आपको हमें जमा करने हैं, सरकार कहती है। बी कहता है हाँ जी सर बिल्कुल जमा करने हैं। लेकिन ये ₹10 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो ₹5 का आप क्रेडिट ले लीजिए, ₹5 का आप क्रेडिट का ले लीजिए। तो ये जो ₹2 है, नेट लायबिलिटी कितनी आ गई? ₹2 हमें ये पे कर दीजिएगा, हमें ये पे कर दीजिएगा। ओके, इसे कहा जाता है क्रेडिट, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर हम अपनी सीरीज में आगे पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, समझ आ गया? तो क्योंकि ये ₹10 का क्रेडिट आपको मिल रहा है ऑलरेडी, तो इसको अपनी कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटेशन उसको हटाकर करिए। ये इसके अलावा हालांकि GST के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन ये वाला सबसे अच्छा पॉइंट था GST में। इससे क्या है कि जो प्राइस थे बेसिकली वो थोड़ा कंट्रोल में आ गए। ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि क्रेडिट मिलेगा। पहले दिक्कत होती थी, कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैट का क्रेडिट देने से मना कर देती थी, एक्साइज का क्रेडिट देने से मना कर देती थी, क्योंकि उनके अपने लॉज हुआ करते थे। तो इसीलिए अब मजबूरन शॉपकीपर को कॉस्ट में ऐड करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए उस चीज को बिल्कुल साइड रखा गया। तो ये एक GST की थोड़ी सी कंप्यूटेशन है, छोटी सी कंप्यूटेशन है। इसमें मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी दिया है। अगर हम दूसरी स्टेट में जाके बेचें तो कंप्यूटेशन कैसे होगी, वो मुद्दा भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अब क्योंकि यहां पर ये सारा का सारा जो मुद्दा था वो चेंज करना पड़ा था, परिवर्तन लाना पड़ा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101वीं अमेंडमेंट हुई, उसको बदला गया, चेंज करा गया। यूनियन की लिस्ट क्या होती हैं, स्टेट की लिस्ट क्या होती हैं, वो सारी की सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं कि कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से राइट गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो हमारे इस अमेंडमेंट के आधार पर बोल दिया गया कि अब से हम फॉलो करेंगे क्या, अब हमसे फॉलो करेंगे क्या, अपना GST जिसके अंदर CGST SGST, ये दो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, UTGST यूनियन टेरिटरी GST, यूनियन टेरिटरी सारी की सारी स्टेट नहीं है हमारी कंट्री में, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो वहां के लिए UTGST है। कौन यूटी है, कौन आपका स्टेट है, ये पूरा का पूरा हम डिटेल में अपना ITC वाले चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे, तो आपको उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक है IGST, जैसा कि मैंने बोला कि अगर सामान जो है दूसरी स्टेट में बेचा जाता है तो उस कंडीशन में IGST लगता है। आइए अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बारी दोबारा से समझते हैं कि किस तरीके से
सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी आपस में मिलकर काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल कराऊंगा न्यूमेरिकल का आपको, उससे पूरा का पूरा थॉट क्लियर हो जाएगा। चलिए वापस से मिलता जुलता रहेगा जो हमने पहले करा। आइए ध्यान दीजिए, ए ने बी को सामान बेच दिया। ए कहां रहता है? ए रहता है उत्तर प्रदेश में, बी कहां रहता है? उत्तर प्रदेश में। जब मैं बोल रहा हूं रहना, रहने का मतलब यह है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो उत्तर प्रदेश में ही है, अपनी ही स्टेट में है। ओके जी, सामान कितने का बेचा? 100 रुपए का बेचा, वही सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, और 10% का जीएसटी। ओके, तो पूरी ट्रांजैक्शन कितनी हुई? 100 प्लस 10 रुपीज बराबर। ए को कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा? सर ए को जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। कितना कितना? 10% का अगर जीएसटी रेट है तो यकीनन आधा आधा भी बढ़ जाता है आपका। यहां पे सीधी सी बात है, 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के और 5 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के होंगे बराबर। तो 5-5 रुपए ए जो है वो चेक आपका पे कर देगा। ओके, बी ने आगे ये सामान सी को बेचा 40% मार्जिन पर। ओके, एग्जाम्पल देख रहे होंगे, लगभग बिल्कुल वही सेम चल रहा है। ओके, तो यहां पर मान लीजिए 100 रुपए, उसमें 40% का मार्जिन यानी कि 40 रुपए। सी कहां रहता है ये मैंने नहीं बताया। हाँ जी, वो भी यूपी में ही रहता है, फिलहाल अभी यूपी में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब कितना अमाउंट हुआ? सर 140 प्लस 14 रुपए, 10% का रेट मान के चल रहे हैं, 154। ये चार्जेस जो हैं बी ने कलेक्ट कर लिए होंगे सी से। अब बी को कितना कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, आइए उसकी तरफ जरा नजर डालते हैं। सीजीएसटी, सीजीएसटी और माफ कीजिएगा, एसजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, और अब सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं, अब थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बी के नजरिए से हमें सोचना है। बी ने दोस्तों देखिए सेल करी, किसको? सी को। सामान उसने बेचा है, किसको बेचा है? सी को बेचा है, और उस पर जो चार्जेस थे उस पर अपने प्रॉपरली जीएसटी वगैरह लगाया है। जब एक इंसान सामान बेच रहा है, अपने गुड्स दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसको बोला जाता है आउटपुट, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। एक इकोनॉमिक्स का सिंपल सा वर्ड है। और सीधी सी बात है, बेचने पर जो उसने टैक्स लगाया ये 14 रुपए, ये क्या है? जीएसटी है। लेकिन जीएसटी का कौन सा पार्ट है? ये जीएसटी का आउटपुट टैक्स है। सेल के टाइम पर सामान हमने बेचा है, बेचा मतलब वो हमारा आउटपुट कैटेगरी है, जो भी दिया, तो उस पर जो भी जीएसटी लग रहा है उसको आउटपुट जीएसटी आप कह सकते हो, आउटपुट टैक्स कह सकते हो। कितना कलेक्ट करा? सर 7 रुपए। 14 रुपए था ना, 7 रुपए। ओके, अब क्योंकि इससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा कि सर हमने ऑलरेडी 10 रुपए पे करे थे ना, एक को 10 रुपए पे करे थे। क्यों पे करे थे 10 को? हमने सामान खरीदा था। जो भी हम खरीदते हैं, जो भी हम लेकर आते हैं अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। और उस इनपुट पर हमने वो टैक्स जो है, वो 10 रुपए का जो टैक्स है वो पे करा था, उसे बोला जाता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स बराबर। खरीदा इनपुट होता है, बेचा आउटपुट होता है। सिंपल एक बिजनेस लैंग्वेज। खरीदने के सामान पर जो टैक्स पे करा, जो जीएसटी पे करा, वो इनपुट टैक्स है। बेचते टाइम जो हमने जीएसटी कलेक्ट करा वो हमारा आउटपुट टैक्स है। और इसीलिए सरकार कहती है कि भैया आपने जो ऑलरेडी 5-5 रुपए पहले पे करे हुए हैं ना, उनको माइनस कर लीजिए। ठीक है, डबल डबल टैक्स की कैलकुलेशन थोड़ी ना होगी। और ये जो 2 रुपए आपके पास आए हैं, ये आपकी नेट लायबिलिटी है। ये आपकी नेट जीएसटी की लायबिलिटी है, 2-2 रुपए बराबर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स। और ये जो माइनस करने का अधिकार बोला गया है ना, इसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारे सिलेबस में होने वाला है बराबर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये ए है, इन्होंने जो 5 रुपए पे करे हैं, 5-5 रुपए, ये कौन सा टैक्स है? सर ये आउटपुट ही होगा, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन यहीं से शुरू करी है। तो ए ने ऑब्वियसली कहीं से खरीदा होगा, लेकिन वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है।
तो 5-5 रुपए जो पे करे ए ने, दैट इज काइंड ऑफ आउटपुट टैक्स। बराबर समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यूपी यूपी यूपी। अब सी ने सामान बेचा, ध्यान दीजिएगा, सी ने सामान बेचा किसको? डी को। डी को। डी कहां रहता है सर? डी रहता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओहो, अब ये स्टेट बदल गई, अब ये स्टेट बदल गई, एमपी में चली गई। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एमपी यूपी जो सी था उसने डी को सामान बेचा, मान लीजिए 50% प्रॉफिट मार्जिन पर। अच्छा, सी ने कितने में खरीदा था? सी ने खरीदा था 140 में। भाई कॉस्ट पे ध्यान दे तू, 140 पे जो तूने टैक्स पे कराया ना बी को, उसे छोड़, तेरी जेब से 154 रुपए गए, मुझे पता है, पर 14 रुपए साइड हटा टैक्स के, 140 से काउंट कर। चलो जी ठीक है, आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। तो उसमें 50% आपने 70 रुपए ऐड करे और 210 का प्राइस आ गया। अच्छा, अब इस पे जीएसटी लगाओ। सर 10% का लेके चल रहे हैं हम, तो 21 रुपए हो गया, 21 रुपए। तो टोटल जो सामान है वो टोटल जो अमाउंट है वो कलेक्ट करा जाएगा सी से, डी से माफ कीजिएगा, 231 रुपए। ओके, ये 21 रुपए क्या है सर? इस 21 में सीजीएसटी, एसजीएसटी जो हम कंप्यूटेशन पहले करके आ रहे हैं, हम तो वैसे ही करेंगे, 10.5 के हुए, 10.5 के हुए। ओके, अब यहां पर दोस्तों सोचने वाली बात यह कि जो 10.5 रुपए है ये तो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। ये जो 10.5 रुपए ये तो स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, मोदी जी ले जाएंगे, करंट गवर्नमेंट ले जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। ये जो 10.5 रुपए है ये यूपी के हमारे जो योगी जी हैं वो लेंगे, या एमपी के, मतलब शिवराज जी तो अब नहीं रहे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, मोहन यादव ऐसे करके शायद नाम है उनका, वो लेंगे। यहां तो लड़ाई हो रही है एमपी यूपी की। भैया ये स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है आपका, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जीएसटी लिखा हुआ है, जो आपका स्टेट की गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन जाएगा किसको? यूपी के एमपी। तो कंफ्यूजन है, दोनों कह रहे जी हम लेंगे, वो कह रहे नहीं हम लेंगे। डी हमारे यहाँ रहते हैं तो एमपी का हक बनता है, वो कह रहे नहीं सामान तो हमारे यहाँ से पे हुआ है, हमारा हक बनता है। ऐसे में गवर्नमेंट ने प्रावधान निकाला, एक काम करो भैया, ये जो 21 रुपए हैं, ये जो 21 रुपए हैं जिसके पीछे तुम लड़ रहे हो, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का चक्कर ही खत्म करो, चक्कर ही खत्म करो। ऐसे केस में जब स्टेट अलग अलग होंगी, स्टेट अलग अलग होंगी, तो ये 21 के 21 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और ये जो 10% का रेट था ना, 10% का, इसे बोला जाएगा आईजीएसटी। क्या बोला जाएगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है जी। समझ आ गई बात? यहां पर सीधी सी बात समझिए, ये जो टैक्स रेट है ना 10% सबसे पहले ट्रांजैक्शन में, दिस इज एक्चुअली 5+5। ये वाला जो यहां पर 10% ही चल रहा है, ये था 5+5, और ये जो 10 है ये कंप्लीटली 10 ही है। ओके, इन शॉर्ट, जब भी विद इन द स्टेट या विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उस पर जो जीएसटी लगता है उसके दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल और स्टेट का। तो सीधी सी बात है, विद इन द स्टेट हो रहा है, आसानी से बांट लेंगे। लेकिन जब भी आप सामान किसी दूसरी स्टेट में बेच रहे हो, जब भी दूसरी स्टेट में आप बेच रहे हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को मना कर दिया गया, भाई तुम साइड हटो, जो भी पूरा का पूरा अमाउंट होगा सारा का सारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, आईजीएसटी के नाम से, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये तो स्टेट वालों को बहुत नुकसान हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी चल रही है। तो चिंता ना करें, जब ये इस तरीके से आईजीएसटी कलेक्ट करा जाता है ना, तो गवर्नमेंट ये जो अमाउंट है जो कलेक्ट कर लिया गया ज्यादा, उसको एलोकेट करती है स्टेट को अपनी कंप्यूटेशन के आधार पर। तो वो सरकारी मसला है, आप ये मत समझिएगा गलत हो गया योगी जी के साथ और अपना एमपी के साथ गलत हो गया, नहीं। बाद में अपने हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट उस अमाउंट को एलोकेट करती है, वो हमारी कंप्यूटेशन का पार्ट नहीं है। हमारा यहां पे क्लैरिफिकेशन क्या था कि कब आईजीएसटी लगेगा, कब आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। बहरहाल डी भाई साहब जो है वो पेमेंट कैसे करेंगे, डी जो है वो पेमेंट कैसे करेंगे? सर जब डी है ना, ये हमने बी का कर लिया, हमने सी की कंप्यूटेशन कर ली थी, ए हो गया, बी हो गया, बी की कर ली थी ना हमने,
हाँ अच्छा, सी का तो मैंने टेबल, हाँ सी की बात कर रहा हूँ, सी का करेंगे ना टैक्स। हाँ सी जो है वो टैक्स कैसे पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। CGST, SGST और IGST, इनके 3 कॉलम बनेंगे। सी ने आउटपुट सामान बेचा था डी को, ओके, और वहां से 21 रुपए कलेक्ट करे थे, लेकिन यहां नहीं कलेक्ट करे, यहां नहीं कलेक्ट करे, सिर्फ यहां कलेक्ट करे, IGST। ओके जी, 21 रुपए का मामला जो है वो कलेक्ट करा गया, सी ने डी से कलेक्ट करा, और 21 रुपए जो डी ने कलेक्ट करे हैं सी से, सॉरी सी ने कलेक्ट करे हैं डी से, वो सरकार को पे करना है, सरकार को उसकी पेमेंट करनी है। ओके बराबर, हाँ जी सर। सर बात आती है क्रेडिट लेने की, बात आती है क्रेडिट लेने की, लेकिन सी ने जो पहले टैक्स पे करा था सर वो तो 7 रुपए था, और वो CGST था, वो SGST था, तो ये तो 7 रुपए इस कैटेगरी है, 7 रुपए इस कैटेगरी, क्या बेचारे सी को पूरे के पूरे 21 रुपए पे करने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है, सरकार इसका भी पूरा ध्यान रखती है। सरकार कहती है कि ये 7 रुपए जो SGST के हैं वो आप IGST से एडजस्ट कर सकते हो, ये जो 7 रुपए हैं उसको IGST के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो नेट आपकी जो लायबिलिटी बनेगी ना दोस्तों, वो कितनी बनेगी? 14 माइनस हो गया 7 रुपए, आपको यही पे करने हैं, 14 रुपए आप यहां से माइनस कर लीजिए। बराबर, आई बात समझ में? क्लियर जी, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। तो यहां पर यह समझिएगा कि टैक्स की जो कैटेगरी है वो 3 है, CGST, SGST और IGST। मेन जो है हमारा कंप्यूटेशन के भी और क्वेश्चंस करेंगे, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, मैं पहले थ्योरी वाला पार्ट बता दूं, फिर हमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट करना है, और न्यूमेरिकल वाला पार्ट हमें हेल्प करेगा आने वाले बहुत सारे चैप्टर में, स्पेशली पेमेंट ऑफ टैक्स में। ठीक है, वहां पर हम ये भी देखेंगे कि आपस में एडजस्टमेंट कैसे कैसे किस किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हुआ सिंपल सा, अभी और क्लैरिटी मिलेगी इसमें आगे। बहरहाल तो ये वाला पॉइंट था। अच्छा, अब GST किन किन गुड्स पर है? आज सर हम पेट्रोल पंप जाते हैं, आज हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो वहां देखते हैं कि क्या नाम है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसके ऊपर आज भी CGST, SGST नहीं लगता, उनका वैट और एक्साइज लगता है। आज भी सर हम जब शराब की दुकान पे वहां नहीं जाते, मतलब हमने सुना है, ठीक है, कि भाई जो लिकर है, ठीक है, वह उस पर आज भी एक्साइज और वैट लगता है, उस पर क्या नाम है, GST का लेना देना नहीं है। तो किस किस पर वैट लगता है, किस किस पर वैट नहीं लगता, जरा थोड़ा बताइए ना सर। ओके, तो देखो मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल लिखित रूप में है कि एल्कोहलिक लिकर को छोड़कर, मतलब शराब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, ठीक है, एल्कोहलिक लिकर, ये वर्ड पूरा समझिएगा, एल्कोहल और एल्कोहलिक लिकर दोनों में फर्क है। आपका जो हार्पिक बनता है उसमें भी एल्कोहल डलता है, आपका जो टॉयलेटरीज होती है उसमें भी एल्कोहल गिरता है, कई दवाइयों में एल्कोहल गिरता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हार्पिक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो गया, समझिएगा। जो शराब है, शराब की बात सीधी सीधी, वो GST के दायरे में कभी नहीं आएगा, ये लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये GST आया तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला कि यार शराब अपनी अपनी रहने दो, बढ़िया रेवेन्यू मिलता है हर एक को, क्यों खामा इसमें झंझट कर रहे हो, ये शराब जो है सरकार की अपनी अपने रहने दो, स्टेट अपने हिसाब से वैट लगाएंगे, कमाई वगैरह करेंगे, तो चलो ठीक है। अच्छा, तो ये तो नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। हाँ, बाकी और कौन कौन है ये समझिएगा, ये पेट्रोल और ये वाले जो कैटेगरीज हैं, मैंने पहले 5 की बात बोल दी आपको, पहले 5 ये, ठीक है, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, हाँ पहली 5 कैटेगरी, ये अभी एक्साइज और वैट इन दोनों की कैटेगरी में आ रहे हैं, इन दोनों की कैटेगरी में आ रहे हैं दोस्तों। और इस पे अगर हम ध्यान दें तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं आती अगली, पता नहीं कब आएगी, तब तक यही चलता रहेगा। बहुत लोगों की यहाँ पर ये गुंजाइश है, मतलब इच्छा है मेरी, आप जैसे लोगों की, आम आदमी की, कि ये ना पेट्रोल जो है ना वो GST के दायरे में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? अगर आज के टाइम पर GST लागू हो जाए ना पेट्रोल के ऊपर, तो प्राइस में 20-30 रुपए की कटौती हो जाएगी, या ज्यादा की, मैं दिल्ली का प्राइस बता रहा हूँ, दिल्ली में 100 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है, मतलब 95 के अराउंड आज के टाइम पे, तो वो प्राइस घट के 50-60 रुपए हो जाएगा। तो इसमें क्या देखो, कंज्यूमर को तो फायदा है डेफिनेटली देखा जाए,
लेकिन सरकार को बहुत नुकसान है दो तरीके से। एक तो रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा, दूसरा पेट्रोल एक ऐसी कमोडिटी है अगर इसका प्राइस इतना कम कर दिया ना तो रैपिड कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। ये खैर अलग अलग जजमेंट हो सकती है, बट बहरहाल जीएसटी के लॉ में लिखा हुआ है, हम लॉ पे ही टिके रहते हैं कि ये अंडर प्रीव्यू ऑफ जीएसटी है, मतलब जिस डेट से बोलेंगे तब से लागू होगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट में अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो इस पर बेसिकली एक्साइज जो है आपका वो लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके राइट अपने पास रखे हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास इनका भी राइट नहीं है। तो अब एक्साइज ड्यूटी जो टोबैको है वो एक्साइज के कंट्रोल में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, और इस पर भी सेम अगेन जब बोलेंगे जीएसटी तब लगेगा, अभी तक नहीं है। एल्कोहलिक कंजम्पशन के लिए मैंने आपको मना कर दिया, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक कैटेगरी और है जो ओपीएम है, अफीम है, ठीक है। वो देखिए मिर्जापुर देखी नहीं देखी? मिर्जापुर में जो सेकंड वाली मिर्जापुर है उसमें जब एक सीन आता है जब वो अपने त्रिपाठी जी अपने बेटे के साथ मिलने जाते हैं ना, वो जालिम भाई के पास जब वो सीएम बन जाता है कि हाँ अफीम के खेत तुम्हारे नाम करा दिए हैं, ठीक है, इसमें हमें हिस्सा चाहिएगा 15%, 20%, ऐसे कुछ बोलते ना, वो सीन है। तो उस सीन को समझ में, उसमें पूरा जीएसटी है, ठीक है, पूरा जीएसटी मतलब यही वाला थॉट है। उस वहाँ पे जो वो बंदा है जो नेगेटिव, सारी नेगेटिव रोल में खैर वहाँ, बट जो लीडर था पॉलिटिकल वो कौन था? मुख्यमंत्री था, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ओके। तो जो आपकी ओपीएम है ना उस पे स्पेशल एक्साइज या वैट लगाने का जो अधिकार है ना आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो जो याद रखिएगा टोबैको सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी बन जाती है और ओपीएम वगैरह जो अफीम है वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी बन जाती है। माय कंसर्न इज कि जो ओपीएम है ना अफीम वो आज भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, जब बोलेंगे तब लागू हो जाएगा, अदरवाइज वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो वही जो मैंने नीचे लिखा हुआ, हाउएवर वंस द जीएसटी इम्पोज्ड देयर विल बी नो ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज गुड्स। ओपीएम कह लीजिए, सारे के पेट्रोल कह लीजिए, जब जीएसटी लागू होगा तब लागू होगा। हाँ, इनके ऊपर शराब अपनी अपनी है भैया, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर कभी भी जीएसटी लागू नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, ये बेसिक सी नॉलेज हमें मालूम होनी चाहिए। एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जैसे जैसे अभी हमने देखा ना ABC, जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती चली गई, वैल्यू ऐड पर जीएसटी लगता चला गया। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जहां पर ट्रांजैक्शन हुई है, यूपी एमपी में जैसे फाइनल ट्रांजैक्शन हुई थी, फाइनल बंदे से हुई थी, तो उसके हिसाब से हमने जीएसटी कैलकुलेट करा, उसी के वजह से सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी में कन्वर्ट हो गए थे। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, हर बार टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए इसी वाले क्वेश्चन में एमपी में जो सीएम है या उनकी जो पॉलिसी वो मना कर देते कि यूपी से जो सामान आएगा उसका हम क्रेडिट नहीं देंगे, दे सकते, ऐसा था पहले, बड़ी दिक्कत होती थी ट्रेड करने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट, कॉस्ट में आपने टैक्स ऐड करके उसकी कॉस्ट बढ़ा दी और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, वो अब नहीं होता, वो हमने कंप्यूटेशन में करा। टैक्स का हिस्सा साइड करो और टैक्स के ऊपर टैक्स मत लगाओ, ठीक है। और यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया आपका सेम एक ही स्ट्रक्चर टैक्स का फॉलो होगा, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें डुअल जीएसटी मॉडल, हाँ जी, आपने जो अभी पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा कि सर हम एक ट्रांजैक्शन करी हमने अपनी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, उसने 12% का जीएसटी लगा दिया, तो वहां पे ऐसे नहीं लिखा रहता 12% जीएसटी, ऐसे कभी नहीं लिखा होता। क्या लिखा रहता है, आप बिल देखिएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अलग अलग करके लिखे रहते हैं। आप अगर यूनियन टेरिटरी से होंगे तो सीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी ये अलग अलग लिखे होंगे, तो दैट इज व्हाट उसे बोला जाता है डुअल जीएसटी, ओके। एसजीएसटी आपका सीजीएसटी, और रही बात आईजीएसटी की, वो मैंने आपको बताया, आईजीएसटी हालांकि कंबाइंड ही लग गया, लेकिन उसके भी हिस्से आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है आपका डुअल जीएसटी मॉडल, ओके। हाँ, यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी आती हैं, तो जब हमारा आर्टिकल 370 आपका अबॉलिश हुआ और जो जम्मू कश्मीर है वो हालांकि पहले से ही था बट लीगल तौर पर वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया, तो हम जानते हैं कि सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। दोनों यूनियन टेरिटरीज है पॉलिटिकली, दोनों पॉलिटिकली यूनियन टेरिटरीज ही हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग समझिएगा। आप में से अब जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली का एग्जांपल मैं लेता हूं, जो दिल्ली है, दिल्ली में एमपी के इलेक्शंस होते हैं,
एमपी मतलब जो लोकसभा के इलेक्शन है, अभी होने वाले हैं, ठीक है, अब चल रहे हैं, मतलब उनके इलेक्शन होते हैं जिससे प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। और दिल्ली में एमएलए के इलेक्शंस भी होते हैं, दिल्ली में एमएलए के इलेक्शंस भी होते हैं जिससे सीएम बनकर आते हैं। इस आधार पर जो दिल्ली है ना, जीएसटी में एक स्टेट मानी गई है। पॉलिटिकली देखा जाए तो जो हमारी क्या नाम है आपका दिल्ली है, वो आज भी यूनियन टेरिटरी है। बट जब जीएसटी की बात होती है ना, तो जीएसटी के हिसाब से आपकी जो दिल्ली है वो एक स्टेट है। ऐसी मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में एमपी इलेक्शन होते हैं लेकिन एमएलए के इलेक्शंस नहीं होते, तो इट इज अ कंप्लीट यूनियन टेरिटरी। तो जहां पर विधानसभा है, जिस भी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, उसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है, उसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो वही डेफिनेशन हमने यहां पे बता दी कि भैया कौन कौन हमारे आएंगे यूनियन टेरिटरी में। तो जैसे लद्दाख तो जो है वो भी यूनियन टेरिटरी बना गया। इसके अलावा दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी और दमन एंड दीव, इसको कंबाइंड करके एक ही सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो हमारे जीएसटी में कौन कौन यूनियन टेरिटरी है मैं लिख ही देता हूं। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये एक कंबाइंड एक यूनियन टेरिटरी, इनकी सेल वगैरह रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ये एक यूनियन टेरिटरी माना जाएगा। लद्दाख, इसके अलावा चंडीगढ़, ठीक है, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, इसके अलावा लक्षद्वीप, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है। मिस तो नहीं कर रहा हूं, मतलब कहने का मतलब जो पौंडीचेरी है, पुदुचेरी है और दिल्ली, ये हमारी क्या नाम है स्टेट मानी जाती हैं अंडर द जीएसटी। ठीक है जी, ओके। और तो कुछ नहीं बचा? नहीं सर, और कुछ नहीं बचा। क्यों जीएसटी की जरूरत पड़ी? ये थ्योरेटिकल सिस्टम है, इसको आप रीड करिएगा। हाँ जी, मैं जीएसटीएन इसको लेकर शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकता है। पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, इसमें जो प्रैक्टिकल कंटेंट है मैं भी करा रहा हूं आपको, लेकिन ये थ्योरी धीरे धीरे बीच में पढ़ लीजिएगा। जीएसटीएन ये और कुछ नहीं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई है। सेक्शन 8 आप समझ गए होंगे, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज। ठीक है भाई, ये जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन टैक्स कलेक्ट करके सरकार को जमा करा रहा है, सही करा रहा है कि नहीं करा रहा है, इस पे पेनल्टी लगेगी, इतना सारा काम हो रहा है। इन शॉर्ट, इट इज अ कंप्लीट टैक्स स्ट्रक्चर, इट इज अ कंप्लीट टैक्स सिनेरियो। तो संभालने के लिए कोई होना तो चाहिए, कोई संभालेगा ना, डिटेलिंग वगैरह रखेगा ना, एक कंपनी स्पॉन्सर होनी चाहिए ना इस चीज के लिए। भाई हमारा भी जैसे इंस्टीट्यूट है कोई, जैसे मैं सीएमए की बात करता हूं, आईसीएमएआई है ना, एक बोर्ड है ना, तो ऐसे यहां भी होना चाहिए। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क एक हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जो ये सारा का सारा काम देखेगी, भाई कैसा है, कौन पे कर रहा है, क्या प्रोसेसिंग है, क्या स्क्रूटनी भेजनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा एंड ऑल, ये सब चीजें, तमाम चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। जीएसटी काउंसिल, सीधी सी बात है, हमारी जो मीटिंग होती है, ये टैक्स रेट बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, टैक्स आप सुनते हैं ना, हर महीने खबर आती है कि मार्च में इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ, अप्रैल में इतना हुआ, दिसंबर में इतना हुआ। तो ये सब डिटेल कौन देता है हमें, जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल। एक टीम है, किस किस की टीम है? सीधी सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा हर स्टेट का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, मिनिस्टर होता है ऑब्वियसली, वो यहाँ पे आता है। आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बहुत सारे लोग होते हैं, और ये सब लोग मिलकर आगे जीएसटी का जो ब्यौरा है, देख रेख है, वो करते हैं। इन सब का काम टैक्स के बारे में, कलेक्शंस के बारे में, एग्जम्पशंस के बारे में, इन सब के डिसीजंस जो हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है। ठीक है, ओके। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर जाने से पहले, न्यूमेरिकल पर जाने से पहले, मैं एक बार यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट आपको बता देता हूं। हालांकि ये आगे चल के आईटीसी चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं ताकि न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी रहे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट? ओके, ये क्रेडिट क्या है? ये यही है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, 3 अलग अलग कैटेगरीज समझिए। मिस्टर ए है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इन्होंने अपने सामान को बेचा, सामान को बेचकर इन्होंने आपका आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा। अरे भैया, इन्होंने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा।
कितना सीजीएसटी इन्होंने मान लीजिए 14,000 कलेक्ट करा, एसजीएसटी मान लीजिए इन्होंने, ये सेम ही होगा तो कैटेगरी सेम ही आएगी, और ये इन्होंने 22,000 कलेक्ट करा। तो सरकार को इन्हें कितना जमा कराना है? 14 और 22 50,000 रुपए। लेकिन ऑब्वियसली सर क्रेडिट का इन्होंने जब सामान खरीदा होगा, मिस्टर ए इनका नाम रख लेते, इन्होंने जब सामान खरीदा होगा तो उसके लिए इनपुट टैक्स दिया होगा, तो प्लीज उनको माइनस कर लीजिए। अच्छा, पता चला इनपुट टैक्स जो है यहां पे 12,000 रखा हुआ था, मैं नंबर एज्यूम कर रहा हूं, यहां पे 16,000 रखा हुआ था और यहां पे 10,000 रखा हुआ था। ओके, आपने पहले स्टेप में तीनों के तीनों माइनस कर दिए। सीजीएसटी की लायबिलिटी 2,000 रुपए आई, इसमें तो भाई साहब एक्स्ट्रा पड़ा है अभी भी 2,000, 14,000 रुपए सारा का सारा एडजस्ट हो गया, 2,000 रुपए भी एक्स्ट्रा पड़ा है, और यहां पर 12,000 रुपए अभी भी बैलेंस बचता है। तो एक तरह से नेट लायबिलिटी हो गई, समझिएगा 14,000 रुपए सीजीएसटी के देने थे, 12,000 रुपए का क्रेडिट पड़ा था, फायदा उठा लिया, तो लायबिलिटी सीजीएसटी की कितनी रह गई सर? 2,000 रह गई। एसजीएसटी की 14,000 थी लेकिन 16,000 रुपए का क्रेडिट पड़ा था फालतू, तो सारा का सारा राइट ऑफ हो जाएगा और अभी भी 2,000 रुपए का बेनिफिट हमारे पास पड़ा रहेगा। आईजीएसटी में थोड़ा कम था, इसीलिए 12,000 रुपए की लायबिलिटी आई है। अब सवाल ये उठता है कि सर सरकार को कितना जमा कराना है? सर सरकार को कितना जमा कराना है? 2 + 12 14,000 जमा करा देते हैं और ये 2,000 पड़े रहने देते हैं, आगे कभी आएगा तो एडजस्ट कर लेंगे। ओके, कर लो, तुम्हारी मर्जी, ऐसा कर सकते हो, लेकिन एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप पता है क्या बोलोगे? ये 2,000 रुपए यहां से एडजस्ट कर लीजिए, ये 0 हो गया, ये 10,000 रुपए, अब आईजीएसटी सिर्फ 10,000 रुपए देना होगा और ये 2,000 रुपए, तो कुल मिलाकर 2 + 12 जो पहले 14,000 देने पड़ रहे थे, अब 2 + 10 12,000 रुपए देने होंगे। ओके, समझ आ गया? सर क्या ये 2,000 इधर भी एडजस्ट हो सकते थे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एडजस्ट नहीं हो सकते थे। इसकी कंक्लूजन मैं अभी बताता हूं, ये सिर्फ इधर ही जाएगा, इधर नहीं आएगा। अगली कैटेगरी, अगला केस देखते हैं, फिर मैं यहां पे कंक्लूजन आपको बताता हूं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ओके जी, हाँ जी सर। इसमें आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स 15,000 और मान लीजिए इसको 30,000। ओके, हाँ जी सर। इनपुट टैक्स जो पहले से पड़ा हुआ था, मैं नंबर एज्यूम कर रहा हूं वंस अगेन, 6,000 पड़ा हुआ था, 8,000 पड़ा हुआ था, 40,000 पड़ा हुआ था। ओके सर, आपने एडजस्ट करा, यहां पर इसकी लायबिलिटी अभी भी 9,000 स्टैंड करती है, इसकी अभी भी 7,000 स्टैंड करती है, जितना हो पाया, लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट पहले से बहुत पड़ा था, 10,000 रुपए। तो सेम क्वेश्चन, एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कहां एडजस्ट होगा? आपकी मर्जी है, आप इसको यहां भी एडजस्ट कर सकते हो, आप इसको यहां भी एडजस्ट कर सकते हो, कितना भी कितना। मान लीजिए मैंने सिंपल, हालांकि इसको लेकर जो अलग से एक प्रोविजन है वो मैं आपको जो आईटीसी वाले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप इसको यहां पर एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका पूरा, ये 0 अमाउंट हो गया, 10,000 रुपए आपने एडजस्ट कर दिए, और 4,000 रुपए और 2,000 रुपए, ये हमारी नेट लायबिलिटी निकल कर आ गई। ओके, कुल मिलाकर बात इतनी है, कुल मिलाकर बात इतनी है कि एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को आप आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, आप सीजीएसटी को आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, आप आईजीएसटी को सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, आप आईजीएसटी को एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट सब कुछ अलाउड है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आप जहां पर भी हैं,
ये आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है बस। ये सब तो ना भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। दैट इज नॉट अलाउड। SGST जैसे मैंने मना करवाया ना आपको, ये मना करवाया, ये अलाउड नहीं है, या इसका यहां ना अलाउड नहीं है, ये नहीं आ सकते। ये दोनों IGST के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं, उनको क्रेडिट दे भी सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपस में इनका कोई रोल नहीं बनेगा। बराबर? हाँ जी सर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने 4-5 डाले, मैं कराता हूं आपको, लेकिन उसमें से कुछ आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एग्रीगेट टर्नओवर, बिजनेस, इसके अलावा आपका बिजनेस वर्टिकल, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो यू हैव टू गो थ्रू टुवर्ड्स ऑल द डेफिनेशन। एक बारी इन डेफिनेशंस को खाली रीड करिएगा, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी डेफिनेशन आगे आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। तो जब कनेक्ट होती है तब उसको पढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी उसके लिए प्रेशर मत लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले, सिंपल है, टफ है, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी आप प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको हेल्प मिले, पता चले किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। आइए इलस्ट्रेशन 2 को पकड़ते हैं। ABC लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरर है और रजिस्टर्ड है GST दिल्ली में। ओके जी, ABC लिमिटेड दिल्ली, एंड हैज परचेज रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स वगैरह 6000 रुपए के प्लस GST 9%, SGST 9%, टोटल कितना हो गया आपका, अगर हम ध्यान दें यहां पे 18% का रेट। एंड इनकर्ड 4 लाख ऑन द प्रोसेसिंग। 6 लाख का सामान खरीदा था, 4 लाख प्रोसेसिंग में गए। Profit at the rate of 40% on cost and entire product was sold to a wholesaler and charged 12% का CGST and SGST. Compute input tax credit, output tax and net liability. दोस्तों यहां से लेकर यहां तक ये एक क्वेश्चन बन जाता है, ये एक ट्रांजैक्शन है। फिर आगे लिखा हुआ है होलसेलर हैज फर्दर सोल्ड, तो फर्दर सोल्ड करेगा उसको बाद में देखते हैं, पहले इतने वाला पोर्शन निपटाते हैं। समझिएगा, ABC ने सामान खरीदा, 6 लाख का खरीदा, उस पे उन्होंने CGST, IGST, SGST पे करा, दिल्ली के रजिस्टर्ड है, मतलब दिल्ली में सामान खरीदा होगा अगर CGST, SGST लगाए तो। 4 लाख रुपए हमने प्रोसेसिंग पे लगाए, फिर 40% प्रॉफिट पर बेच दिया किसी को, दिल्ली में ही बेचा। हमें कैसे पता चला सर दिल्ली में ही बेचा? क्योंकि CGST, SGST लगाया, मतलब विद इन द स्टेट बेचा है, और वो 12% पर है। आप सामान 9% कम परसेंट पे खरीद रहे हो, 12 + 12 24 हो रहा है, 24 का ना कोई रेट नहीं है, तो हम एज्यूम करके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप कम रेट पे GST खरीद रहे हो, ज्यादा पे कर रहे हो, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी। खैर बहरहाल इसके क्वेश्चन करते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, PDF आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर ही लेंगे, तो ध्यान दीजिए फटाफट से। यहां पर ABC लिमिटेड परचेजेस कितनी है? 6 लाख। इसके ब्रैकेट में यहां लिख दो टैक्स पेड, CGST कितना है दोस्तों? 9%, तो ये हो जाता है 54,000, और SGST 54,000। इसको कॉस्ट में ऐड मत करना, क्योंकि मैंने बोला है कि टैक्स जो पेड है उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि उसका क्रेडिट मिल रहा है, तो ऐड मत करिए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग वो हुई इसकी सर 4 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर? 10 लाख रुपए, बराबर, प्लस प्रॉफिट, सर प्रॉफिट 40%, तो 4 लाख रुपए। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस 14। Therefore, CGST at the rate of 12%, SGST at the rate of 12%। अब 12% निकाल दीजिए, तो ये कितना होता है? 168। तो 168 और 168, बराबर जी, ये काम हो गया, सारा का सारा आपने कंप्यूटेशन कर दी। अब इन्होंने कितना टैक्स इनको पे करना है, क्या कंप्यूटेशन है, उसके लिए वही टेबल बनेगी। नाउ कंप्यूटिंग
टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी, यहां पर आ जाता है हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का कॉलम बना लीजिए, ये बनाया करिए, हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं, मतलब एबीसी लिमिटेड के केस में नहीं है, बट फिर भी बनाइए। पहली बात, आउटपुट टैक्स। इन्होंने जब सामान बेचा तो कितना टैक्स कलेक्ट करा सर? 168 और 168, ये डैश है। चलिए, इनपुट टैक्स। सर इनपुट टैक्स में अगर हम ध्यान दें, हाँ ये रहा 54,000 54 और 54, 1,14,000, 1,14,000, ये विजिबल है? विजिबल होना? हाँ जी विजिबल है, ठीक है। 114 ये इनकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है। सो दैट्स द कंप्यूटेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड। सामान खरीदा, विद इन द स्टेट टैक्स पे करा, प्रोसेसिंग के अदर चार्जेस लगे, टोटल कॉस्ट आई, प्रॉफिट ऐड करा। कॉस्ट में हमने टैक्स को नहीं जोड़ा, क्योंकि जब क्रेडिट मिल रहा तो कॉस्ट में ऐड क्यों कर रहे हो अब तुम उसको। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारा ये आया, अगेन हमने यहां पे ट्रांजैक्शन देखी और डेफिनेटली ये हमारी कंप्यूटेशन, बराबर, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहां पर आता है। मैं अब ग्रीन से येलो हो गया था, अब ग्रीन पर आते हैं। द होलसेलर, जैसे एबीसी लिमिटेड था, यहां पे होलसेलर नाम दे देंगे, हैज फर्दर सोल्ड इट्स रिटेलर टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट और 12% का आपका सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड करता है। इसकी भी सेम ट्रांजैक्शन हमें करनी है। और रिटेलर हैज फर्दर, तो भाई सारे के सारे सीजीएसटी एसजीएसटी हैं। आपको सिंपली इसको कैसे करना है आइए मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों। होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी थी सर? होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी थी? 14 लाख रुपए, टैक्स मत ऐड करना, 14 लाख रुपए। उस पर 30% का आप मार्जिन ऐड करेंगे, उस पर अगेन सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रॉपरली लगाएंगे और उस टेबल के हिसाब से, जैसे टेबल आपने भी एबीसी के लिए बनाई, उसके हिसाब से कंप्यूटेशन कर देंगे। सेम आप रिटेलर के लिए फॉलो करिएगा। तो प्लीज दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट यू कि इनको करें, ये बाकी तो थ्योरी पॉइंट हो गए। तो इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मैराथन है, मेरे को आपको फटाफट से थोड़ा ओवरव्यू देना है हर चीजों का, इंट्रोडक्टरी पार्ट से इतना इंपॉर्टेंट बनता है। ये थोड़ा फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा तो आईटीसी या आने वाले जो टॉपिक हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला पार्ट जो हम इसी क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? सप्लाई। क्या है सप्लाई? ध्यान दीजिए, सप्लाई क्या है उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। हम बोल रहे हैं जीएसटी लगेगा, कब लगेगा जीएसटी? सर जब सामान बेचा जाएगा। बेचने को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम सामान को बेचेंगे तब जीएसटी लग जाएगा, बराबर। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको सामान नहीं बेचा, मैंने आपको सामान ऐसे ही दे दिया, बदले में आपसे आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लिया। मैंने आपको सामान बेचा नहीं, एज अ लीज यूज करने के लिए दे दिया। तो कहने का मतलब खाली सेल वर्ड अगर हम बोलेंगे ना तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस निकल कर आएंगी, सेल बहुत छोटा मीनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जीएसटी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करा गया है वो है सप्लाई। जब सेल होगी तब जीएसटी लगेगा, नहीं ये कहना ठीक नहीं है। जब सप्लाई होगी तब जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगने के लिए एक टैक्सेबल पॉइंट होना चाहिए ना, एक टैक्सेबल इवेंट होना चाहिए ना, वो जीएसटी में सप्लाई होता है कि जब किसी चीज की सप्लाई होगी तो तब जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा। तो आइए समझते हैं कि सप्लाई बेसिकली क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आगे जो सप्लाई वाला मामला है शुरू करते हैं। सप्लाई हमारे जीएसटी के सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और 3 टॉपिक हमें इसके अंदर कवर करने हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई, एक है टाइम ऑफ सप्लाई और एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या है वो समय बताएगा, लेकिन पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया कि हम जब भी जीएसटी अप्लाई करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, तो डेफिनेटली वो एप्लीकेबल होगा किस चीज पर? किसी ट्रांजैक्शन पर। कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उस ट्रांजैक्शन में जो भी लेन देन हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। वो ट्रांजैक्शन को हम किस नाम से डिफाइन करेंगे? नॉर्मली हम उसको क्या बोल देते हैं? सेल। भाई मान लीजिए ये मार्कर है, ये मैंने आपको बेचा, सेल करी,
तो इस सेल पर, इस ट्रांजैक्शन पर हम जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सेल वर्ड कह दो और वो जीएसटी के लिए क्वालिफाई हो जाए, तो बस इतना समझ लीजिए कि ये है आपकी सेल और ये है वर्ड सप्लाई। ओके, सेल से ऊपर का वर्ड यूज करा गया है। सेल का जो दर्जा है वो छोटा है। सेल जो है बेसिकली टोटल सप्लाई वर्ड का एक पार्ट है। खाली सेल होने पर ही हम ट्रांजैक्शन में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सेल की तरह और बहुत सारी चीजें हैं। एक्सचेंज हो गया, बार्टर हो गया, रेंटल हो गया, लाइसेंसिंग हो गया। अब इतने सारे नाम जो मैंने लिए हैं, अगर हम कहें कि सिर्फ सेल पर ही जीएसटी लगेगा तो लोग सेल करेंगे ही नहीं, बार्टर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे, ताकि इस सिचुएशन में सप्लाई सेल की डेफिनेशन में आए ना, जीएसटी से बच जाए और सरकार को टैक्स ना देना पड़े। तो याद रखिएगा, यहां पर सेल वेल कुछ नहीं है। जहां कहीं पर भी ये वर्ड आएगा कि सप्लाई हुआ है, इसका मतलब वो आपका अट्रैक्ट करेगा जीएसटी। ओके, तो हर जगह अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने आपको होमवर्क में दिया, उसमें भी सप्लाइंग वर्ड, क्या वर्ड यूज हो रहा होगा, बार बार सप्लाइंग वर्ड का इस्तेमाल हो रहा होगा कि भाई ऐसा है, सेल वेल तो छोटी बातें हैं, जो जीएसटी का दायरा है वो सप्लाई वर्ड पर है। सो इन शॉर्ट, सप्लाई क्या है, एक टैक्सेबल इवेंट है। जब सप्लाई हो जाएगी तब आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। So in very short, supply is a taxable event under our GST laws. Okay जी, taxable event under GST is supply of goods or services or both. इसका मतलब सप्लाई नहीं है तो GST आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सप्लाई है अपने साथ साथ किन किन चीजों को अट्रैक्ट करेगी, ऑब्वियसली सप्लाई कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, पैसे का कुछ लेन देन होना चाहिए आपके बिजनेस के दौरान, या उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने वो काम करा हो, ठीक है, पर्सनल बेसिस पर ना हो। ओके, इसके अलावा टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई करी हो, टैक्सेबल पर्सन जो बेसिकली जीएसटी एक्ट के अंदर आपका रजिस्टर्ड होगा, इसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा होगा। एक सब्जी वाला नॉर्मल सी दुकान में बैठा है और सब्जियां बेच रहा है, वो भी आपसे पैसे ले रहा है, वो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, वो भी अपने बिजनेस के लिए आपको सामान बेच रहा है, लेकिन उसमें जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक टैक्सेबल पर्सन नहीं है, वो जीएसटी एक्ट के अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। बराबर, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई वो होनी चाहिए जो बेसिकली दायरे में आती हो जीएसटी के। अब वो लिकर वाली बात हो गई, अल्कोहलिक लिकर पिछले वाले चैप्टर में, पेट्रोल पंप वाले हो गए, तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, टैक्सेबल प्रोडक्ट ही नहीं है। और डेफिनेटली इंडिया, हम टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया के हिसाब से ही उसकी ट्रांजैक्शन हुई हो। ओके, तो ये तमाम, ये बहुत सारी चीजें जो हैं हमारी डेफिनेटली कवर होती हैं। इसके अलावा अब ये तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, सर सप्लाई हो रही हो कंसिडरेशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसे सप्लाई बोल देंगे। लेकिन इसकी एक प्रॉपर लीगल लैंग्वेज क्या है, जरा उसको समझते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं हर चैप्टर में, मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं, इसमें ऑब्वियसली आपका जो डेफिनेशंस है मैं हर पर्टिकुलर चैप्टर में देता हूं। तो समय अब रटना नहीं, रटने नहीं बैठना है आपको डेफिनेशंस को, जितना हो सके जस्ट रीड करिएगा, माइंड में रखिएगा, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी इंटरप्रिटेशन आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मुद्दे पर। स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ऑल तो इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहां पे टेबल की फॉर्म में दे रखी है, लेकिन जरा मैं इसको एक बारी आसानी से एलैबोरेट कर देता हूं। स्कोप ऑफ सप्लाई, क्या क्या चीजें आपने सप्लाई में कवर करी हुई हैं, उसकी सेक्शन वाइज इंटरप्रिटेशन क्या है। ध्यान दीजिए, 3 सेक्शन याद रखने हैं, 3 सेक्शन आपको याद रखने हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, हालांकि इसको आगे चल के ब्रॉड कर दिया जाता है, इसमें ए बी सी इसके पैरा जाते हैं, लेकिन वो भी आगे टेबल में देखेंगे। उसके बाद 7 सबसेक्शन 2, 7 सबसेक्शन 3। ओके, सेक्शन 1 के अंदर एक है आपका शेड्यूल 1, और नहीं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर एक तो है आपकी नॉर्मल डेफिनेशन, सप्लाई की क्या क्या चीजें कवर होंगी। एक इसी में आएगा आपका शेड्यूल 1,
क्या आएगा? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में वो तमाम चीजें होंगी, वो तमाम चीजें लिखी होंगी जिसमें कंसिडरेशन पैसों का लेन देन ना भी हो तब भी उनको सप्लाई माना गया है। बराबर। आपके शेड्यूल 1 में वो सारी की सारी लिस्ट है, उसको हम पढ़ेंगे अभी, जिसमें कंसिडरेशन ना भी हो तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। सिमिलरली इसमें हमें आपका शेड्यूल 2 भी पढ़ना है, जो हमें बताएगा कि हमें किसी सप्लाई को स्पेशल केस में सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है सप्लाई ही। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो सप्लाई है उसके बारे में बताया गया है। बराबर, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन जब कंफ्यूजन हो जाए कि इसको सप्लाई ऑफ गुड माने या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने, वो शेड्यूल 2 को हम एक बार ही पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली शेड्यूल 3 है, ये एक तरह से नेगेटिव लिस्ट है। ये एक तरह से नेगेटिव लिस्ट है कि कौन कौन सी चीजें सप्लाई के दायरे से बाहर है, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। और ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, ये कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट की पावर दिखाता है कि इन सब के अलावा भी अगर गवर्नमेंट को कहीं पर जरूरत पड़ती है कि ये चीज सप्लाई है या नहीं है, तो अपनी नोटिफिकेशंस के जरिए डेफिनेटली गवर्नमेंट बता सकती है। भाई कोई चीज रह गई, कोई नया केस निकल के आया, सरकार ने देखा कि बड़े यार ये तो हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और 2 में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, तो लोग तो फिर इस ट्रांजैक्शन से बचेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 3 में वो पावर अपने पास रख ली कि कल को अगर हम कुछ सर्कुलर निकालें, नोटिफिकेशन निकालें, ये बताने के लिए कि ये सप्लाई है, चाहे वो गुड की हो, सर्विसेज की हो, तो ये अधिकार हम अपने पास रखते हैं। ओके, तो ये 3 सबसेक्शन आपको मालूम होने चाहिए। हम हर पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं सेक्शंस आपको बताता रहूंगा, आसानी से आप याद कर सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, आंसर सभी को पता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में अगर आप सेक्शंस को मेंशन कर देते हो तो आपके एग्जाम्स में आपके पेपर का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, जो एक तरह से लेवल है वो अप हो जाता है, तो मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। आइए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटू कर दूं, छोटू तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा लंबा ही जाएगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए पहले। हाँ जी, ये अब देख लो जरा फटाफट से आप, मैं पहले बता दूं, जो सबसेक्शन 1 है वो किसको बता रहा है? इंक्लूड्स, क्या क्या आता है। नॉर्मल डेफिनेशन आएंगी, शेड्यूल 1 भी आएगा, शेड्यूल 2 भी आएगा, ठीक है। ये क्या है? एक्सक्लूड है, ये नेगेटिव लिस्ट है, इसमें शेड्यूल 3 के बारे में बताया गया है, वो पढ़ेंगे हम। और नीचे फिर वो 3 आएगा। उससे पहले अगर हम देखें, देखो नॉर्मल डेफिनेशन देखो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली, ऑल फॉर्म ऑफ, कुछ भी लिख दिया, सब कुछ, all form of supply of goods or both such as sale, transfer, barter, exchange, licensing, rental, lease, disposal। हम अपनी जिंदगी में क्या देखते हैं? हम अपनी जिंदगी में सेल पर ही टिके हुए हैं। अपनी डेली लाइफ में देखें, रेगुलर लाइफ में देखें तो जीएसटी नॉर्मल सेल में ही अक्सर हमें देखने को मिलता है, पर नहीं, दायरा उससे बहुत बड़ा है। तमाम चीजें आई हैं, पैसे का लेन देन हुआ हो आपके बिजनेस के कोर्स के लिए, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई, पर्सनल बेसिस पर नहीं, तो डेफिनेटली वो हमारा सप्लाई के दायरे के अंदर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई मानेंगे, आपका अपना बिजनेस है, बराबर। आपकी एक दोस्त है, वो आर्किटेक्ट है, आपने बोला कि यार तू मेरी दोस्त है, मेरी बिजनेस आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, उसने बोला मेरे बिजनेस के लिए थोड़ी हेल्प करना, मेरे को तेरी सलाह की जरूरत है। आपके दोस्त ने सलाह दी आपको, आपके बिजनेस के लिए सलाह दी, लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए कि यार दोस्ती तो है, क्या पैसे लेने देना है ना, सीधी सी बात। तो ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हुआ बिजनेस में, बराबर। लेकिन अगर आप अपनी दोस्त को पैसे देते वही सलाह के लिए, तो सप्लाई माना जाता, वो सप्लाई माना जाता, वो ऑन द बिहाफ ऑफ आपकी फ्रेंड सप्लाई माना जाता, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं है वही, वो आपकी जो दोस्त है, वो एडवोकेट, इंजीनियर, जो भी है, वो आपको सलाह दे रही है पर्सनल अपने घर के काम के लिए, यार मेरे लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर है, उसको ठीक करवा दे। वो आई, उसने ठीक कर दिया, ठीक है, आपने पर्सनल काम के पैसे दिए उसको,
सप्लाई माना जाएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सप्लाई माना जाएगा, भले ही पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करा गया हो। आप उसके नजरिए से सोचो ना, आप उसके नजरिए से सोचो, उसके नजरिए के हिसाब से तो उसने काम करा ना, बदले में पैसे मिले ना, दैट इज कंसिडर्ड एट सप्लाई, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 की लिस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। भले ही पैसों का लेन देन नहीं हुआ, भले ही पैसों का लेन देन नहीं हुआ, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट आपका ये आपका आ गया इधर शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 हमें बताएगा किसको गुड मानना है, किसको सर्विस मानना है। तो ये 2 लिस्ट अभी हम पढ़ेंगे, 2 क्या 3 पढ़ेंगे, आपका शेड्यूल 3 भी हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम ध्यान दें, हाँ यहां पर आ जाते हैं फटाफट से शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 जो है आपका वो नेगेटिव लिस्ट है। अगर आप देखो ना शेड्यूल 3 की जो लिस्ट है, आप देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो दैट इज नॉट अंडर द जीएसटी, वो पे रोल के अंदर आता है, तो वो जीएसटी में नहीं आएगा। सैलरी मिल रही है उसमें भी जीएसटी लगे, अरे भैया इनकम टैक्स दे तो रहे। कोर्ट वगैरह, एमपी की सेवाएं, अपने जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, फिनरल बरियल वगैरह जो कब्रिस्तान होते हैं, आपके शमशान घाट होते हैं, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी नहीं आता। और लॉटरी वगैरह के अलावा जो एक्शनेबल क्लेम है, बेसिकली डिबेंचर वगैरह को जो खरीदा बेचा जाता है, तो ये सब हमारे बेसिकली नहीं आते जीएसटी के दायरे में। इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो लिस्ट अभी आगे आएगी, है ना। और सिमिलरली अगर हम देखें शेड ये वाला सेक्शन 7(3), ये देखिए गवर्नमेंट ने राइट अपने पास रखा है, कल को हमारा मन करे तो हम अपनी नोटिफिकेशन से बता सकते हैं किसको सप्लाई माना जाएगा, किसको सर्विस नहीं माना जाएगा, किसको गुड माना जाएगा, ये अधिकार रखा हुआ है। ठीक है, ओके जी। तो मेन मुद्दों पर मैं आता हूं, बाकी रीडिंग्स के लिए मैंने आपको सिंपल तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं। सप्लाई मेड, ये ऊपर जो हमने पढ़ा डेफिनेशन, उसी की एक तरह से एक्सप्लेनेशन है सिंपल तरीके से। अगर आप ध्यान दें, सप्लाई मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उनकी मीनिंग को थोड़ा बताया गया है। जब हम इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो रेगुलर बिजनेस हो गया, रेगुलर बिजनेस हो गया। इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलते हैं तो भाई हमें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। उसके लिए हमने क्या करा कि एक साइंटिफिक रिसर्च करवाई या हमने सर्वे करवाया, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, ये मीनिंग बता रखा है। ऐसे ही सेल क्या है, ट्रांसफर क्या है, बार्टर क्या है, तो ये जस्ट आपको एक रीड करना है। ऑब्वियसली आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाले कि इनका क्या मतलब होता है, आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में क्या मतलब होता है, बट हाँ एक नॉलेज के बेस पर आपको मालूम होना चाहिए कि सेल बेसिकली क्या है, रेंटल बेसिकली क्या है, ताकि एक जो प्रॉपर मीनिंग है डेफिनेशन की वो निकल कर आए। ओके, चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। हाँ जी, इस वाले पॉइंट पर आएंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये मैं आपको बता चुका हूं, कंसिडरेशन हुई है चाहे बिजनेस के लिए ना हुआ, वो सप्लाई माना जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट एंड दैट इज व्हाट शेड्यूल 1। ओके, अभी तक के लिए सिंपल रीडिंग आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे, मैं बता दूं आपको। सप्लाई हमारा क्या था सर, टैक्सेबल इवेंट। अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी आपका जो है क्या नाम है, अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, हमने मेन चीज क्या पढ़ी सर, सेक्शन 7 जो है ओवरऑल है। ओके, सेक्शन 7 में 1, 2, 3 3 सब सेक्शंस हैं। 3 बहुत आसान है, गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो कल को अपनी नोटिफिकेशन से बता सकती है कि क्या सप्लाई ऑफ गुड है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, सेक्शन 3 मैंने इसलिए अलग कर दिया बिल्कुल। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 क्या इंक्लूड है सप्लाई में वो बताता है, सबसेक्शन 2 क्या एक्सक्लूड है। तो जब मैं एक्सक्लूड की बात कर रहा हूं तो वो नेगेटिव लिस्ट हो गई, भैया इनको बाहर रखो। तो नॉर्मली हमने देखा जो एक थोड़ी सी सामाजिक सेवाएं हैं उनको बाहर रखा गया, जीएसटी के दायरे में नहीं रखा है। उसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है वो है, एक तो हमारा एम्प्लॉयर वाली रिलेशनशिप और एक सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, मेन जो मुद्दा है सप्लाई की डेफिनेशन का वो सबसेक्शन 1 के अधीन है। पार्ट ए पैरा ए उसका नॉर्मल डेफिनेशन कहता है, उसके बाद कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पैसों के लिए हुआ है तो सीधी सी बात है आपको सर्विस माना जाएगा, उसको सर्विस का पार्ट उसको माना जाएगा। ठीक है, सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। और इसी में 2 चीजें आ जाती हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 बता रहा है, हमने सप्लाई में मेन चीज क्या बोली, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पैसों का लेन देन नहीं है, फिर भी सप्लाई माना जाएगा, तो वो शेड्यूल 1 आ गया, वो शेड्यूल 1 आ गया। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं, ऐसे कौन कौन से केस हैं
जिसमें कंसिडरेशन पैसे का लेन देन ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, हम उसको समझ लीजिए सेल मानेंगे। तो ध्यान दीजिए, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट हैज बीन अवेल्ड, ऐसी एसेट को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जान पहचान वालों के बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उनको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, हालांकि जो 50,000 वाले जो गिफ्ट का लेन देन है वो नहीं माने जाएंगे, जो हमने इनकम टैक्स में पढ़ा है बेसिकली आसपास में। सप्लाई ऑफ गुड्स अगर प्रिंसिपल से एजेंट गए हैं या एजेंट से प्रिंसिपल गए हैं तो उस कंडीशन में सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन, डेफिनेटली जो पॉइंट हमने ऊपर लिखा हुई, रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट में, वो भी सप्लाई का पार्ट होगा। सर समझा तो दो, आओ समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, बड़ा सिंपल, इसका चोर समझो, पहले चोर समझ आ जाएगा तो जीएसटी समझ आ जाएगा। आपने कल को एक मशीन खरीदी, मशीन थी सर 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। इस 10 लाख रुपए पर आपका जो जीएसटी है, मान लीजिए 20% मैं अज्यूम कर रहा हूं रेट, तो 2 लाख रुपए आया। ओके जी, ये आपने परचेस करी थी मशीन, बराबर, लॉजिक समझिएगा। तो 10 लाख रुपए का प्राइस तो पे करा ही करा, 2 लाख रुपए इसका जीएसटी भी पे करा, तो 12 लाख रुपए जेब से गए। मुझे यह बताओ, इस 2 लाख के जीएसटी का आप क्या करोगे? सर इस 2 लाख के जीएसटी को मैं अपना टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। कैसे? सर पिछले अभी फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा कि मेरा जो भी आउटपुट टैक्स होगा ना, मैं उसमें से इनपुट टैक्स ये 2 लाख रुपए का माइनस करूंगा, जिसका जो शेयर है सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी को कम करूंगा। यही तो करोगे। आप कुछ मशीन खरीद रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप अदर सर्विसेज खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो प्राइस के साथ साथ जीएसटी भी तो पे करोगे। तो इनपुट्स पर जो टैक्स पे करना पड़ा, जो जीएसटी पे करना पड़ा, वो इनपुट टैक्स है, और इसी का क्रेडिट आप लेते हो अपना टैक्स कम करने के लिए। बराबर है कि नहीं? हाँ जी सर बराबर है। तो सुनो मेरी बात, आपने कल, मैं एज्यूम कर रहा हूं डेट अपनी तरफ से, कि भाई आपने 1 मई को यह मशीन खरीदी, क्रेडिट का फायदा उठाया, 10 मई को बेच दी, 10 मई को बेच दी। सर ये पागल हो गया, मशीन खरीद रहा है फिर इमीडिएटली 10 दिन में बेच दे रहा है। पागल नहीं, समझदारी दिखा रहा है। क्यों? 11 मई को दोबारा ऐसी ही मशीन खरीद लेगा, दोबारा से क्रेडिट उठाएगा, दोबारा से अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करेगा। समझ रहे हो? तो क्या लोग ये लूप होल, ये गलत चीज नहीं निकाल सकते क्या? अब टैक्स बचने के बजाय, सर टैक्स तो तभी लगेगा जब आगे बेचेगा। ये कह रहा है, अपनी बुक्स में दिखा रहा है कि मैंने फ्री में बेच दी किसी को, 10 लाख की मशीन 10 दिन यूज करी, फिर कह रहा है फ्री में दे दी किसी को। सर ऐसा कौन करेगा? अरे सब करेंगे ना, किताबों में ही तो नहीं दिखाएंगे, वैसे कैश में पेमेंट उठा लेंगे। इस 2 लाख का इस्तेमाल, ये मशीन क्यों खरीदी गई, साफ साफ पता चल रहा है कि आउटपुट लायबिलिटी कम करी जाए। इसी मशीन को दिखा के पीछे से कैश में वापस से इसी को खरीद लेगा, फिर जीएसटी बचाएगा। तो सरकार पागल है क्या? क्या सरकार पागल है? तो सरकार कहती है भैया ऐसा है, प्लीज हाथ जोड़ो आप, हम नहीं मानते तुम्हारी ये बात। तुम अगर किसी भी प्रकार की इस तरीके की एसेट को बेचोगे, फ्री में बेचोगे, एवं उसका ट्रांसफर करोगे, डिस्पोजल करोगे, तो हम ये मानेंगे कि आपने उसको बेचा है, और उसकी जो भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कायदे से पता है क्या होता है? आपने जब ये एसेट परचेस करी तो आईटीसी क्लेम करा ना, फायदा उठाया ना। लेकिन जब आपने इसी मशीन को सेल कर दिया ना, तो जो आईटीसी आपने क्लेम करा था ना, ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब होता है पे करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके पे करना पड़ेगा। समझ आई बात? आप क्रेडिट का फायदा उठा रहे थे, आपने उसका फायदा उठाया, लेकिन अगर आप उस एसेट को बेच रहे हो तो फिर वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वापस से सरकार को पे करना पड़ेगा जो आपका बनता था। ओके,
तो सर ऐसे तो कोई मशीन बेच नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आईटीसी मैंने बोला ना, कई जीएसटी में कई सारे तार चैप्टर के एक साथ जुड़ते हैं, तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में जा रहा है। मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 5 साल तक आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। 5 साल तक आपको एसेट इस्तेमाल करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का क्रेडिट क्लेम करा था, आपने एसेट 2 साल इस्तेमाल करके, हालांकि इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है, या आप 2 साल इस्तेमाल करके, 2 इयर्स का इस्तेमाल करके ये एसेट आपने बेच दी। तो 2 साल का इस्तेमाल कर लिया ना, तो रिमेनिंग 3 साल का आईटीसी कितना रहा? 30,000 रुपए। इसको रिवर्स करना पड़ता है, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। तो कैपिटल एसेट्स का, बेसिकली बिजनेस एसेट्स का कोई गलत फायदा ना उठाए, इसलिए ये नियम बनाया हुआ है। ठीक है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। जान पहचान वालों को आप ऐसे ही एसेट्स दे दो बिजनेस की, और दिखाओ कि भाई मार्केट प्राइस इज 0। क्यों? जब हमने दे दिया ऐसे, भाई क्यों दे दिया नहीं, सप्लाई माना जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ये बेसिकली सिंपल सा प्रोविजन इसका यही है। आप डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा कि बेसिकली रिलेटेड पर्सन किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके 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 ओके। गिफ्ट 50,000 रुपए वाला जो है, मैंने मतलब वो इस कंसेप्ट से बाहर है एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में। हाँ, ये वाला पॉइंट देखिए, एजेंट वाला पॉइंट देखिए, समझिए बात को। एग्जाम्पल 1 2 3 प्रॉपरली दे रखा है, इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एन एजेंट और बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन सेट ट्रांजैक्शन आर लेविएबल अंडर जीएसटी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन, कोची में रहते हैं, इनका गोडाउन कोची में है, ये ट्रांसफर करते हैं अपने गुड्स अपने एजेंट को चेन्नई में। सच एक्टिविटी जो है आपका ट्रांसफर मानी जाएगी, चाहे ही वो आपका इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन पे ना करी गई हो। रीजन मैं आपको बताऊं, देखिए इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं, रियल रीजन क्या है इसके पीछे। इसमें तो चेन्नई है, आप इसका ऑपोजिट एग्जांपल देखो। मान लीजिए के कर्नाटका में एबीसी लिमिटेड है, इन्होंने परचेस करी और यहां पर इनपुट टैक्स कुछ ना कुछ इन्होंने पे करा होगा, बराबर। इस इनपुट टैक्स का ये फायदा उठाएंगे, जैसा कि आप जानते हो। इन्होंने परचेस करी, रॉ मटेरियल करा और गुड्स इन्होंने बनाए, ये गुड्स इन्होंने बताए बेचने के लिए। अब क्या है कि ये कर्नाटका में है तो कुछ बेचेंगे, आपका क्या नाम है, कर्नाटका में कुछ हो सकता है बाहर भी बेचे, है ना। तो मान लीजिए इन्होंने ये गुड्स अपने एक एजेंट को भेज दिए, और एजेंट है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन से तार जो है थोड़े कनेक्ट होंगे। देखो, ये जो एबीसी लिमिटेड है ये कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, और ये जो इनका एजेंट है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। इन्होंने गुड्स भेजे अपने एजेंट को कि भाई तू बेच दियो, बराबर, क्लियर। ये यहां बेचेगा, तो आउटपुट टैक्स ये कलेक्ट करेगा। बारीकी समझिएगा ट्रांजैक्शन की, ध्यान से। आपने गुड्स तैयार करे कर्नाटका में, इनपुट टैक्स आपने इकट्ठा कर लिया कि मैं, सीधी सी बात है, इसका फायदा उठाऊंगा जब प्रोडक्ट बिकेंगे। लेकिन प्रोडक्ट बिके कहां पे? गुड्स जब वो एजेंट के पास गए तो महाराष्ट्र में बिके, और आउटपुट टैक्स जो है वो इनके एजेंट ने कलेक्ट करा होगा, जो सरकार को जमा करना होगा। अब सवाल ये उठा कि इनपुट टैक्स है एबीसी लिमिटेड के पास, तो उसका फायदा ये कैसे उठा सकता है, बराबर। और आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा है एजेंट ने, तो इनपुट टैक्स ये कैसे घटा सकता है। तो सरकार ने तो चीजें आसान कर दी। अगर ये क्लॉज आया है ना कि प्रिंसिपल से एजेंट जाए, एजेंट से प्रिंसिपल जाए, इसको भी सप्लाई मानो, आपको सुनने में लग रहा होगा तो यार ये तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे, हद कर रखी इन्होंने। ये बल्कि आसान है,
ये अच्छी चीज हुई है, ये बढ़िया चीज हुई है, इससे दोनों के काम आसान हो गए। आप इसको एक ट्रांजैक्शन के नजरिए से देख रहे हो, आप इसको भी ट्रांजैक्शन मान लो, इसको भी सेल मान लो। दोनों का मुद्दा, भले ही पैसों का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने बोला हम आउटपुट टैक्स मानेंगे अपने, तो सीधी सी बात है इसको ट्रांजैक्शन मानेंगे, तो इसका भी कुछ आउटपुट टैक्स डिटरमाइन होगा, ये अपना इनपुट टैक्स घटा लेगा, बराबर। और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सेल हो गई, तो ये अब इसके लिए इनपुट बन जाएगा, ये अपना इनपुट आसानी से माइनस कर पाएगा। तो ये उल्टा ट्रांजैक्शन जो है हमारी आसान हुई है, बढ़िया हुई है। इसको सोचो, पॉज कर लो वीडियो, सोचो मैंने क्या बताया, सोचो मैंने क्या बताया। बड़ी बारीक चीज है, आसानी से दोनों के जो थॉट है आसान हो गए कि चल भूल जा एक बारी को कि तू मेरा एजेंट और मैं तेरा प्रिंसिपल। मैंने सामान बेचा, वाउचर फाड़ दिया, वाउचर जैसे ही बना, इनवॉइस जैसे ही बना, अरे ये तो काम बहुत आसान हो गया यार। भले ही पैसे का लेन देन ना हुआ हो, बट मेरी किताबों में सेल की वैल्यू तो आ गई, उसमें एक आउटपुट टैक्स आ गया, मैं फटाक से इनपुट टैक्स ले सकता हूं, और उसके लिए काम आसान हो गया। भले ही गुड्स उसके पास फ्री में आए हो, लेकिन ये जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन है उसके इनपुट से कम हो जाएगी, सरकार को एक पैसे का लॉस नहीं हुआ, और इन दोनों के लिए ट्रांजैक्शन आसान हो गई। दैट्स वाई प्रिंसिपल एजेंट जो है उनकी ट्रांजैक्शन मानी गई है। मेन चीज मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोविजन रखा गया ना प्रिंसिपल टू एजेंट, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये चेन्नई का चेन्नई में है, ये चेन्नई का चेन्नई में है, नहीं हाँ, और नहीं, सॉरी हाँ, ये सेम ही तो केस हो गया। अरे बाप रे, कोची कहां पर है? कोची तो केरला में है ना, मैं तमिलनाडु समझ रहा था। ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड ज्योग्राफी। ठीक है, ये तो वही एग्जांपल हो गया, वो मैं कह रहा हूं विद सेम स्टेट कैसे है। हाँ, कोची केरला में, तो ये सेम एग्जांपल हो गया। विद इन द स्टेट होता है ना, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैं चेन्नई में हूं और चेन्नई में कोई और दूसरी जगह बताओ, जैसे रामेश्वरम, वहां मेरा एक और क्या नाम है एजेंट बैठा, तो विद इन द स्टेट सामान भिजवा दिया, कोई दिक्कत नहीं आती। सेम रजिस्टर्ड नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वटएवर। लेकिन सीधी सी बात करें, जब विद इन द स्टेट स्टॉक ट्रांसफर होता है ना, तो गवर्नमेंट को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी फिर, इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, चलो बाप बताओ यार, कोची को मैं तमिलनाडु पहुंचा रहा था, कोची से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज बुरा मत मानना भाई। ठीक है, सॉरी फॉर क्या नाम है अपना बैड ज्योग्राफी। ओके जी। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर से भी अगर इंपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का, वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, बराबर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें, आ जाता है हमारा शेड्यूल 2। क्या आ जाता है दोस्तों? शेड्यूल 2 आ जाता है। शेड्यूल 2 को देखते हैं। शेड्यूल 2 कुछ नहीं है, शेड्यूल 2 कह रहा सप्लाई है। ये सारी चीजें, सारी जो लिस्ट है ना, ये सप्लाई है। लेकिन कई बारी कंफ्यूजन होती है कि गुड माने कि सर्विस माने, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड है तो उसके टैक्स रेट्स अलग होते हैं, सर्विसेज हैं तो अलग होते हैं, ना जाने कितनी सारी हमारी कमोडिटीज हैं, लिस्ट है, तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग कैटेगरी है। तो यहां पर और कुछ नहीं करा हुआ, यहां पे सिंप्लीफाई करा हुआ है कि कौन से इवेंट को हम गुड मानेंगे, कौन से इवेंट को हम सर्विस मानेंगे। बहुत आसान लगेगा आपको ये पढ़ने में, बहुत आसान, और आपको लगेगा भी कि यार ये क्या से शेड्यूल बना दिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो लॉजिक लग रहा है सिंपल सा कि ये सर्विस ही होगी, गुड ही होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अजीब सा लगेगा आपको इस लिस्ट को पढ़ोगे तो, बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि चीजें लिखी होनी चाहिए, चीजें लिखी रहती हैं तो बेहतर हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। जैसे ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड, तो गुड आ रहा है तो ऑब्वियसली इसको सप्लाई ऑफ गुड ही माना जाएगा। ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो इसका मतलब हुआ यूज करने के लिए चीज दे दी, तो इसको सर्विस माना जाएगा। ओके, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विद स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स shall पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ द फुल कंसिडरेशन। एडवांस में बेच दिया, नॉर्मल सा है, क्रेडिट पे सेल कर दी, बेच दिया, तो सेम अगेन, ठीक है, पेमेंट आ जाएगी ना, एग्रीमेंट में लिख दिया ना, नहीं तो उठा लेंगे वापस से, तो इट विल कंसिडर्ड एज गुड्स एज वेल। ओके, जमीन के केस में अगर आप देखो, आपने लैंड एंड बिल्डिंग की, अब ध्यान देना, शेड्यूल 3, हालांकि मैंने आपको थोड़ा एडवांस में बताया था,
लैंड एंड बिल्डिंग के केस में सेल जो है वो नेगेटिव लिस्ट में है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग का क्या ही यूज हो सकता है, सिर्फ यूज करने के लिए आप दे सकते हो। तो लीज पर, टेनेंसी पर, लाइसेंस ऑक्यूपाई करने के लिए, लेटिंग सब लेटिंग के लिए, किराए के लिए, कॉमर्शियल हो या कुछ भी हो, तो सीधी सी बात है वो सर्विसेज के अंदर ही आएगा। वो किसके अंदर आएगा? सर्विसेज के अंदर ही आएगा। ओके जी, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई प्रोसेस है, प्रोसेस इज ऑलवेज सर्विस। ओके, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, तो गुड्स की फॉर्म में है बिजनेस एसेट तो गुड माना जाएगा। अगर सीधी सी बात है पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करा जाए, द ओनर यूज एंड अलाउड टू यूज बिजनेस एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, तो यूज वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ गया? यूज। यहां पर चाहे यूज किसी को भी दिया हो तो अगेन इट्स अ सर्विस। ओके, चलो तो ये रीड कर लेंगे आप, इसमें इतना ज्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटिंग की सर्विस देना, दैट इज ऑल्सो सर्विस, तो मोस्टली विल क्वालिफाई एज हमारा सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड। ओके, नाउ ये आ गया हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर शेड्यूल 3। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सेम लिस्ट आपकी आ रही है, चाहे तो आप इसको वापस से रीड कर सकते हैं। मैंने बताया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, शमशान घाट वाले जो सर्विसेज हैं, तो ये सब आपकी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। जीएसटी दायरे का मतलब शेड्यूल 3 में आती है, जीएसटी सप्लाई ने सप्लाई नहीं माना जाएगा, और ये गवर्नमेंट का अधिकार। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद आते हैं दो चीजें, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ठीक है, ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। याद रखिएगा सेक्शन 8 के अंदर क्वालिफाई करती है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं कंटेंट का, लेकिन आप बस मेरा छोटा सा काम इतना करेंगे कि एक बार नोट्स को रीड कर लीजिएगा, और कोई भी स्पेसिफिक बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज उसको भी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस कर लेना, कंटेंट कवर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अगर आप लोगों का ना कोई भी, जैसे स्पेशली अगर हम एमटीपी देखें अपना दोस्तों, तो एमटीपी में अगर आप ध्यान दो तो मॉड्यूल का झुकाव ना इनकम टैक्स की तरफ ज्यादा है। हमारे जो बड़े 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें से हमें 5 करने हैं ना, 7 में से 5 करने हैं, उसमें से 4 तो आपके इनकम टैक्स के ही हैं। सोचो 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स आपका स्ट्रांग है, बात बन गई। 3 क्वेश्चन आएंगे जीएसटी के। तो मैं एक सिर्फ सेग्रीगेशन बता रहा हूं किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो कंटेंट को। तो उस हिसाब से अगर जीएसटी में इतना आप करोगे तो आपको बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा। कंटेंट को पढ़ो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओ, दैट्स इट। काफी स्ट्रांग मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि दायरा बहुत होगा आपके पास टॉपिक को सेलेक्ट करने का, चाहे जीएसटी की बात हो चाहे इनकम टैक्स की बात हो। ओके, बहरहाल ये क्या है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या है? अ कंपोजिट सप्लाई कंप्रोमाइज 2 और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। यहां पे एग्जांपल लिख लीजिए, लैपटॉप प्लस चार्जर प्लस बैग, उसका जो बैग आता है प्लस बैग। ओके जी, ये 3 चीज बिकी, लैपटॉप, चार्जर, बैग। ये क्या मानेंगे? इट इज अ सप्लाई ऑफ लैपटॉप, इट इज अ सप्लाई ऑफ लैपटॉप। और मैं आपको बता दूं अभी कि टैक्स किस रेट से लगेगा, ध्यान दीजिए। लैपटॉप है, चार्जर है, बैग है। ये जो लैपटॉप है, सीधी सी बात है, इसका 18% का जीएसटी का रेट है, चार्जर का मान लीजिए 28% का है, बैग का जो है वो मान लीजिए 5% का जीएसटी रेट है। तो कौन सा सर जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा? तो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा दोस्तों 18%, जो प्रिंसिपल का है, जो मेन का है। इसको कंपोजिट सप्लाई पता कब मानेंगे? जब ये प्रोडक्ट सेपरेटली नहीं बिक सकते, सेपरेटली नहीं बिक सकते नॉर्मल केसेस में। यार कोई जो एक मान लीजिए लैपटॉप आता है, तो स्पेशली कोई जैसे मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, तो उन्होंने मेरे को चार्जर भी दिया और एक बैग भी दिया। अब वो जो बैग है एचपी का, स्पेशली कोई खरीदने थोड़ी ना जाता मार्केट में, वो उस लैपटॉप के साथ ही आता है। चार्जर भी कोई स्पेशली थोड़ी ना खरीदता है लैपटॉप का, ऑब्वियसली खरीदता है, बट इट्स वन ऑफ सो मेनी केसेस। तो सेपरेटली वो चीजें नॉर्मली नहीं बिकती, एक साथ बिकती हैं, उसे कंपोजिट कहा जाता है। और जो एप्लीकेबल रेट होता है ना, वो प्रिंसिपल वाले का रेट होता है। लेकिन एक होता है मिक्स्ड सप्लाई। व्हाट इज मिक्स सप्लाई? अगर हम बात करें तो दोस्तों, आप देखो दिवाली पे जब आप गिफ्ट दे रहे हो किसी को, मैंने अभी एक पहले भी एग्जांपल दिया दूसरी क्लास में किसी में, कि टोकरी बनवा ली आपने एक अच्छी खासी, उसमें आपने बोला जी उसमें डेयरी मिल्क डाल दो, उसमें डेयरी मिल्क नहीं लिखना, चलो मैं चॉकलेट डाल दो जी उसमें, अच्छा जी, उसमें जूस डाल दो जी, अच्छा जी, उसमें नमकीन डाल दो जी, अच्छा जी,
और क्या रह गया उसमें, चॉकलेट हो गया, जूस हो गया, नमकीन हो गया, उसमें कोई नट्स डाल दीजिए, नट्स वगैरह जो है वो डाल दीजिए, बराबर। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ना सेपरेटली बिक सकते हैं, पॉसिबल है, इट इज अ मिक्स सप्लाई। अच्छा रेट क्या लगेगा, रेट क्या लगेगा, मान लीजिए चॉकलेट पे रेट था 12%, जूस पे भी 12%, नमकीन पर 5%, नट्स पर 28%, तो भैया 28% एप्लीकेबल लगेगा सब पे ओवरऑल, जो हाईएस्ट वाला होगा। ये नुकसान होता है, तो इसीलिए जब भी दिवाली पे गिफ्ट दो ना, तो टोकरियां पहले से खरीद के ले आओ घर में, और वैसे खरीद खरीद के डाल दो, अदरवाइज जीएसटी उस पर ज्यादा डलता है अगर आप बड़ी दुकान से खरीदते हो। अगर जीएसटी वाली दुकान ही नहीं है तो बात अलग है। ओके दोस्तों, सो दीज आर द, ये कुछ यहाँ पे वही वो एक्सप्लेनेशन आ गई, और कुछ 2-3 एग्जांपल आप रीड आउट कर सकते हैं, नथिंग एल्स। प्लीज यहाँ पे हमारा ये सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट जो है खत्म होता है। 2 पॉइंट हमने समझे, हमने कंप्यूटेशन समझी जीएसटी की, और मीनिंग ऑफ सप्लाई समझी। मीनिंग ऑफ सप्लाई बड़ा है, खाली मीनिंग पे खत्म नहीं होगा, ओके। और मैं ऑब्वियसली मैराथन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करा रहा हूं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार रीड करिएगा। इसके अगले पार्ट में हम टाइम और वैल्यू जो है उसको वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेरी डाउट मेंशन करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।